मसामा के पति की यह कहानी। तीसरा प्रहर था। लहुन्ना विट्ठल कांबले को पीठ पर लादे हमारे घर आया। विट्ठल कांबले को भीतर खाट पर सुलाया गया। विट्ठल कांबले तथा मसामा आज कई वर्षों बाद एक दूसरे को देख रहे थे। इसी विट्ठल कांबले ने मसामा का मंगलसूत्र तोड़ दिया था। उसके दूध पीते बच्चे को छीन लिया था, घर से बाहर निकाल दिया था। दूसरी शादी की थी, उससे बच्चे हुए थे। कई वर्ष बीते। मृत्युशैया पर गिरा यह आदमी आज अपनी परित्यक्ता पत्नी की खोज में क्यों आया है? किस गलती की सजा दे रहा था वह खुद को? दाम्पत्य जीवन के ये संबंध क्यों कर बिखर जाते हैं? जिंदगी की सिलवटें तितर बितर क्यों हो जाती हैं? सिलवटें खोलकर किसी साड़ी या कपड़े को देखना ठीक है, पर जिंदगी की सिलवटों को खोलना। विट्ठल कांबले ने दूसरी शादी की। रोटी के लिए देश को पीठ पर लिए घूमता रहा। शायद किसी ने उसे जहर दे दिया था या किसी ने जादू टोना किया था। पता नहीं क्या हुआ। कई इलाज हुए, ओझा डॉक्टर हो गए, पर स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं आया। किसी ने कहा, मसामा जैसी स्त्री को तूने जिंदगी से उठा दिया, उसी का है यह परिणाम। इसीलिए मृत्यु के पहले पश्चाताप व्यक्त करने आया है मसामा की दहलीज पर। ताज्जुब कि मसामा कह रही थी कि वह अपने पति को तंदुरुस्त करेगी। वह रोज़ मालिश करती, गर्म पानी से नहलाती, दूध घी खिलाती, भूतकाल में प्राप्त यातनाओं को भूलकर सेवा करने लगती। संतामाई ने अनेक देवताओं की मनौती मांग ली, पर विट्ठल कांबले तंदुरुस्त नहीं हो सका। काका रोज धीरज जतलाते, दादा बातचीत करते, अन्य लोग भी आते जाते देखते, हिम्मत दिलाते। आखिर में सभी हार गए। भंगरावा मसामा की सास विट्ठल कांबले की माँ लगातार रो रही थी। हम उसकी तरफ इकट्ठा होते। तुम सब मेरे घर में जन्म लेते तो मेरा घर भर जाता। मेरा घर टूट गया। मैंने लोगों की कहा सुनी पर विश्वास किया, कहती और रोती। विट्ठल कांबले हम सबकी ओर शून्यवत देखता। विट्ठल कांबले हमारे यहाँ गुजर जाता तो लोग और भी अफवाहें उड़ाते। यही सोचकर उसे बासल गांव भेज दिया गया। तीसरे दिन विट्ठल कांबले की मृत्यु का समाचार आया। कल ही तो ठिठ्ठरी शोर मचाते हुए गुजरी थी। आज सच हुआ। संतामाई क्रियाकर्म के लिए चली गई। दादा ने अपनी हमाली टिकट के लिए दे दी। मसामा ने उस दिन कुछ नहीं खाया, लगातार रो रही थी। दादा आए, उन्होंने उन्हें समझाया। काका आए, उनका चेहरा भी उदास था। मैं नागी से और नागी मुझसे कह रही थी, माँ का पति गुजर गया है। संतामाई क्रियाकर्म से लौटी। क्रियाकर्म की विधि ठीक हुई। संतामाई कह रही थी कि लोग मसामा की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर मसामा गई नहीं। विट्ठल कांबले चला गया। एक छटपटाहट खत्म हुई। चंद्या लक्ष्या अनाथ हो गए। चंद्या व लक्ष्या की याद मसामा को नहीं आती होगी क्या? किराए का पुराना घर बदलना हो तो हम कितने भावुक हो जाते हैं। यहाँ तो जिंदगी को ही बदला गया था। चंद्या लक्ष्या को मसामा ने जन्म दिया था। उन्हें दूध पिलाया था, उन्हें पाला पोसा था, उनको वात्सल्य से चूमा था। पर क्या वह उन्हें भूल गई? छोटा सा घाव हो गया हो तो उसकी स्थायी निशानी बनी रहती है। चंद्या लक्ष्या को माँ की याद नहीं आती होगी क्या? माँ के अभाव में वे कैसे जीते होंगे? उन्हें माँ को देखने की इच्छा नहीं होगी क्या? हम माँ की गोद में खेल चुके हैं, आज भी उनकी आंखों के सामने ही खेल रहे हैं। माँ नहीं दिखाई देती तो हम उदास हो जाते हैं। उनके बगैर हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह कहीं जा रही हों तो हम उनके पीछे पीछे निकलते हैं। माँ हमें मारती हैं, माँ हमें प्यार करती हैं, पर चंद्या लक्ष्या माँ किसे कहते होंगे? उन्हें स्कूल कौन भिजवाता होगा? किनके पास वे जिद करते होंगे? हम उम्र लड़के चंद्या लक्ष्या से कैसी छेड़खानी करते होंगे? मैं नागी निर्मी किस तरह मज़े में खेलते हैं। मसामा हमारे खेल को देखती हैं। उस दिन हम खेल रहे थे। मसामा दरवाजे के पास बैठी थी। भंगरवा आई, दादी आई। इस खुशी में हम थे।
हमने खेल बंद कर लिया। माँ भी उठकर भीतर चली गई। भंगरावा के साथ 2 जवान भी थे। भंगरावा ने माँ से कहा, ये तेरे बच्चे चंद्या लक्ष्या। मसामा कसमसाती दोनों को बाहों में लिए रोने लगी। दूध पीता लक्ष्या और 4 साल का चंद्या अब काफ़ी बड़े हो चुके थे, मानो समय ही आकार धारण कर चुका था। मसामा का हृदय विशाल हो चुका था। कितने वर्षों के बाद मसामा अपनी संतान से मिल रही थी। मसामा चंद्या लक्ष्या को चूम रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था। इन परायों के साथ मसामा इतना क्यों प्यार कर रही हैं? हमारे प्रति उनका प्यार कम तो नहीं हुआ ना? चंद्या लक्ष्या, मैं, नागी, निर्मी, वनी एक ही माँ के, एक ही गर्भ में, एक ही खून से पले हुए, पर आज हम एक दूसरे के लिए कितने अजनबी बन गए हैं। मैं और पर्शिया जंगली खजूर तोड़ने निकले थे। रास्ते में शोभी दिखलाई दी। उसके सिर पर पानी का घड़ा था। मैं और पर्शिया जानबूझकर फैल कर चलने लगे। रास्ता बड़ा संकरा था। शोभी ने हम दोनों से हटने के लिए कहा। पर्शिया शायद इसी प्रतीक्षा में था। वह फिजूल की बातें करने लगा। शोभी चिढ़ गई। कहने लगी, दलितों को बड़ी मस्ती आ गई है। मैं पीने का पानी ले जा रही हूँ, देखते नहीं अगर तुम्हारा स्पर्श हुआ तो। हम चुपके से निकल गए। हम उदास हो गए और चिढ़ भी गए। शोभी ने हमारी दुखती नस को पकड़ा था। शोभी रोज खेत को जाती। उस दिन हम दोनों ने सोचा आगे कभी उसे रास्ते में रोकेंगे। मैं भीतर ही भीतर भयभीत था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, पर शोभी ने स्कूल में भी हमारा अपमान किया था। उस दिन बस्ती की एक गली में 2 बच्चे खेल रहे थे। कहीं कोई नहीं था। शोभी जा रही थी। उसके सिर पर रोटियां थी। इसी मौके की प्रतीक्षा में पर्शिया था। अचानक पर्शिया ने शोभी का हाथ पकड़ा। मैं परेशान, पर मन में प्रतिशोध की भावना थी। हम अछूत हैं। हमारे स्पर्श से पानी अपवित्र हो जाता है ना, तो फिर नदी क्यों नहीं अपवित्र होती? हमारे स्पर्श से अगर आदमी अपवित्र हो जाता है तो क्यों नहीं हुई तू पीली काली? क्यों नहीं तेरे सिर पर की रोटियां सड़ गई? हमें अछूत कहती हो तो दो इन प्रश्नों के उत्तर। जब तक उत्तर नहीं दोगी हाथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने व पर्शिया ने शोभी को रोक रखा था। शोभी पर हम बलात्कार करना चाह रहे थे। हमें अछूत कहकर वह अपमानित करती है, इसी का हम प्रतिशोध लेना चाह रहे थे। हमारे सामने शोभी वर्ण व्यवस्था बनकर ही खड़ी थी। उसके पैर, उसकी जांघें, उसकी बाहें, उसका चेहरा। हम शोभी को रोके हुए जरूर थे, पर इस स्थिति में हमें कोई देख ले तो, शोभी गांव में जाकर सवर्णों से कह दे तो हमारी हालत क्या हो जाएगी? हमारी बहनों का क्या होगा? ऐसे समय दलित बस्ती क्या कहेगी? लहुन्ना से सुनी बातें याद आई। जैसे किसी दलित युवक ने सवर्ण स्त्री की ओर तिरछी नज़र से देखा था। उस स्त्री ने घर जाकर यह कह दिया। सवर्ण स्त्री की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत दलित करें? यहाँ तो किसी की ओर भी देखना अपराध था। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। बस्ती पर धावा बोल दिया गया। उस युवक को खींचकर बाहर लाया गया। बेतहाशा पीटा गया। कुछ ही दिनों बाद बस्ती के सभी दलित युवकों पर झूठे अदालती केस किए गए। अंततः उन युवकों को 1-1 साल की सजा हुई। सजा भुगतकर वे अपने गांव आए तो उनमें से प्रत्येक की पत्नी को 1-1 संतति हो चुकी थी। सवर्ण होते ही हैं ऐसे। पता नहीं यह किस गांव की कहानी है, पर लहुन्ना जब सुनाते तो मैं भीतर से टूटने लगता। मसामा घर पर ही बैठी रहती। भूख से बेहाल होती तो चाय पीती। 3 माह में एक बार काका को वेतन मिलता। कपड़े तथा अन्य छोटी मोटी चीज़ों में ही वेतन खत्म हो जाता। तलाक वलाक का केस हो तो काका को 10-20 रुपये मिलते। किसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की हो, खून हुआ हो तो काका पुलिस को सूचना दे देते। जाति बिरादरी की लाश हो तो पंचनामा कर लाश लौटा देते। ऐसे समय हवलदार, काका और पुलिस काफ़ी रुपये ऐंठते। घर की हालत खस्ता हो गई थी। मसामा गुस्से से कहती, कुएं में गिरकर अब किसी को मर जाना चाहिए, इससे 4 पैसे तो आ जाएंगे। काका ने मसामा के नाम पर
2 एकड़ खेती कर दी थी। खाने वाले इतने, अनाज उगता कम। हमारी खस्ता हालत की कोई प्रतिक्रिया काका पर नहीं होती। गांव के पटेल की रखेल होकर भी भुखमरी की हालत मुझ पर आ गई है। मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद की, मसामा चिल्लाती। मसामा नागी निर्मी खुले में नहाती, मेरे सामने ही कपड़े बदलती पहनती। माँ और बहनों का नंगा शरीर देखना पड़ता। साड़ी पहनते समय मसामा की जांघ दिखती। बहनों की छातियाँ भर रही थी। गौना होने से पहले नागी की शादी तय कर दी गई थी। यह शादी काका ने धूमधाम से कर दी। पूरे गांव को भोज दिया। दलितों की बस्ती को भी मीठा तीखा खाना दिया गया। शादी बस्ती में ही की गई। शादी पर पूरी बस्ती उपस्थित थी। शादी से पहले पंच बैठे। पंचों के निर्णयानुसार काका ने बस्ती को खाना दिया। काका गांव के प्रमुख थे, इस कारण बस्ती ने अधिक खींचातानी नहीं की। नागी का पति कुमार नरसिंह गिरजी मिल सोलापुर में अस्थाई मजदूर था। उसकी मां शांता केले बेचती। इसके पूर्व कुमार की पत्नियां भाग चुकी थी। नागी से वह काफ़ी बड़ा था। नागी के विवाह का निर्णय बहुत सोच समझकर नहीं लिया गया था, क्योंकि बिसात लड़की को वर मिलना मुश्किल था। नागी छोटी थी, पर कुमार तो 2 बच्चों का बाप लगता। कुमार की यह तीसरी शादी थी। हम उम्र पत्नी टिकती नहीं, इसलिए इस छोटी गुड़िया को उसने स्वीकृति दी थी। तीसरा विवाह अपशकुन माना जाता है, इसलिए तीसरा विवाह पहले गुड़ियों से किया गया और फिर नागी से, मतलब नागी उसकी चौथी पत्नी थी। नागी ससुराल गई पर भाग आई। उसका भी गौना भी नहीं हुआ था, पर भाग आई। शायद कुमार नपुंसक था, भगवान जाने सही क्या था। उस दिन मैं और कुमार केले से भरे ठेले पर सोए थे। 4 पहियों वाला वह ठेला। कुमार नींद में बड़बड़ा रहा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। वह रोज ताश खेलता, काम पर नहीं जाता। वास्तव में काम से उसे निकाला गया था। नींद में कुमार ने अपनी टांगें मेरी टांगों में फंसा दी। स्त्री को जैसे बाहों में कसा जाता है, वैसे ही वह मुझे नज़दीक लेने की कोशिश करने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, यूं ही पड़ा रहा। फिर धीरे धीरे मैं उसकी पकड़ से मुक्त होता गया। सवेरे मुझे और कुमार को शांता बुआ जगाने लगी। उन्हें ठेला चाहिए था। कुमार उठा, मैं उसकी ओर देख रहा था। उसका अंडरवियर एक खास जगह भीग गया था। सवेरे चाय पीकर कुमार घर से बाहर निकल जाता और रात में ही वापस आता। मुझसे रोज कहता, आज तुम्हें फिल्म दिखलाने ले जाऊंगा। तब तक मैंने फिल्म नहीं देखी थी। दोपहर को मैं शांता बुआ के साथ निकलता, ठेले को ठेलते हुए। इस बहाने बाहर घूमने का मज़ा मिलता। पहली बार मैं सोलापुर जैसे बड़े शहर में आया था। शांता बुआ केले केले चिल्लाती। केले लेने वाली औरतें मेरे संबंध में पूछताछ करती। मुझे अच्छा लगता। काम के बहाने कुमार घर से बाहर निकल जाता। पता नहीं दिन भर कहाँ घूमता। उसके लौटने के पहले ही उससे उधारी वसूल करने वाले लोग घर का चक्कर काटते, शांता बुआ को तंग करते। वह चिढ़ जाती। फल वाले थोक व्यापारी के साथ उनके झगड़े होते। धंधे में नुकसान होने लगा। बाजार में प्रतिष्ठा कम होने लगी। परिणामतः एक दिन शांता बुआ ने केले बेचना छोड़ दिया। वह थैला लिए सड़क पर रद्दी चुनने का काम करने लगी। कुमार और शांता बुआ जिंदगी से उठ गए। कांच और कागज़ के टुकड़े रोज इकट्ठे करना, बेचना और फिर चूल्हा सुलगाना। कुमार 1 पैसे की कमाई नहीं करता था। मैं उस दिन शांता बुआ के साथ कागज़ इकट्ठे करने गया था। कूड़े के डब्बे में हाथ डालता, कूड़े का मंथन करता, कागज़ के टुकड़े निकालता, शांता बुआ को देता। किसी कागज़ में शौच बंधा हुआ होता। कुछ कागज़ बहुत ही गंदे होते। मिठाई के कागज़ देखकर मुंह में पानी आ जाता। कोरा कागज़ मिल जाता तो बेहद खुशी होती। मैं कागज़ चुनता, पढ़ता, शांता बुआ चिल्लाती, क्या पढ़ रहे हो, इधर लाओ। गंदी चीज़ों से भरे हुए कागज़ और हमारी भूख। शाम को इन्हें पलड़े में तौलते समय सोचता कि दूसरे पलड़े में अगर हमारी भूख डाली जाए तो फिर देखें कितने किलो वज़न होगा हमारी भूख का। भूख का भी वज़न होना चाहिए, पेट का भी वज़न होना चाहिए, खुद का भी वज़न होना चाहिए।
दिन भर इकट्ठी रद्दी का वज़न ज़्यादा है या आदमी की भूख का। सवेरे संतामाई उठी। रात में कोई शराबी संतामाई के बिस्तर में घुस गया था। सुना कि संतामाई के चिल्लाने से वह भाग खड़ा हुआ। हर अमावस्या पूर्णिमा को ऐसे ही होता है, ऐसा शांता बुआ कहती। कहती भूत आता है, उसके भी बिस्तर में घुस गया था एक बार। मैं सुनकर चकरा जाता। संतामाई के पास कुमार तो नहीं गया, शायद शांता बुआ के पास भी वही गया होगा।